class. Today we will read about the heritage of India, and you know that we are reading the third passage from this lesson. And in my previous video, I have explained you about the some lines of the third stanza, and today we have to continue it. So children, be serious and listen to me. We will start from the third stanza. So today our chapter will be start from the third and fourth stanza. Third and fourth para. ये आज आपको इन दोनों का हिंदी और इसका एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा. तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज द हेरिटेज ऑफ इंडिया. यू आर रीडिंग फ्रॉम मेनी डेज अबाउट द हेरिटेज ऑफ इंडिया. You know that heritage of India is very grand and very broad. These heritages are followed by us, but here in this chapter the author wants to explain that the heritage of India should be preserved by us, but it is our responsibility to adapt it according to the need of time and age. We should not be conservative for the traditional view, but we should be adaptive manner, and we should like to alternate ourselves according to the demand of the time. This is the view of Air Vasan for the heritage of India. हिंदू सिविलाइजेशन. आप लोगों ने देखा कि लेखक ने बताया कि प्राचीन काल से ही हमारा देश भारत जो है पूरे विश्व में गोल्डन वर्ल्ड के नाम से जाना जाता था, और विश्व की बहुत सारी जो कल्चर्स थी वो हमारे कंट्री में आई, और आने के बाद उन्होंने इंडियन कल्चर को इफेक्ट करना चाहा, उसको जो है अपने प्रभाव से उसको जो है अपना इम्प्रेशन उस पर डालना चाहा. लेकिन हमारी इंडियन कल्चर कैसी है, वो बहुत ही ग्रैंड है, वो एडाप्टिव है, कंटिन्यूएशन में चलती है और प्रोग्रेसिव है. इसलिए हमारे कल्चर ने क्या किया, इसमें हमारे देश के जो एक्सपर्ट लोग थे उन्होंने क्या किया कि बाहर से आने वाली संस्कृतियाँ जो ईरानियन थी, तुर्की थी, मेसोपोटामियन थी, आर्यन थी, स्कॉटिश थी, ये सारी जो है सिविलाइजेशन हमारे साइटेंस में आई, और आने के बाद इन्होंने इंडियन कल्चर को जो है इफेक्ट करना चाहा. लेकिन हमारी कल्चर ने क्या किया, इन सारी कल्चर्स की अच्छाइयों को एक्सेप्ट कर लिया और उसकी बुराइयों को वन साइड करके उन गुडनेस को अपने में असाइमिलेट कर लिया, अपने कल्चर में मिला लिया, और कल्चर में मिलाने के बाद उसको भारतीय संस्कृति का नाम दे दिया. तो ये हमारे संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है कि जिस भी देश की संस्कृति के संपर्क में आती है, आने के बाद जो है वह उसकी अच्छाइयों को ग्रहण कर लेती है और उस पर विश्लेषण करके उन तत्वों को अपनी भारतीय संस्कृति में मिला करके उसका नाम भारतीय संस्कृति में चला जाता है. तो कुछ इसी बिंदु पर जो है लेखक अपना विचार व्यक्त करते हैं. ये पैरा नंबर 4 है. हिंदू सिविलाइजेशन विल बिलीव रिटेन इट्स कंटिन्यूटी. लेखक कहते हैं कि हमारी जो हिंदू सभ्यता है वो अपनी एंशिएंट कल्चर को हेरिटेज के रूप में संभाल करके रखेगी, ऐसा लेखक का विश्वास है. वो मानते हैं कि हमारी हेरिटेज जो है वो हिंदू कल्चर के द्वारा एक जो है धरोहर के रूप में रखा जाएगा, ऐसा उनका अपना फेथ है. और कहते हैं कि हिंदू सिविलाइजेशन वी बिलीव रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, यानी एंशिएंट इंडियन कल्चर की कंटिन्यूटी को कौन रिटेन रखेगा, कौन मेंटेन करेगा, हमारी हिंदू सभ्यता. क्योंकि हमारे हिंदू सभ्यता जो है वो ऐसी है जो प्राचीन संस्कारों, रीति रिवाजों और परंपराओं को लेकर के चलती है, समय समय पर उसका पालन करती है.
द भगवद गीता विल नॉट सीक टू इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हिंदू सभ्यता में बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें हैं, माइथोलॉजिकल बुक्स जो हैं ये हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग लोग पढ़ते रहते हैं और पढ़ने के बाद उन पर अमल भी करते हैं। तो लेखक का मानना है कि भगवद गीता जैसी पुस्तक जो है जिसमें प्रधानता किसकी है? कर्म ही पूजा है। भगवद गीता लोगों को क्या सिखाती है कि मैन ऑफ एक्शन, कि व्यक्ति को कर्म प्रधान होना चाहिए, कर्म जो है मेन होता है। तो भगवद गीता कभी भी व्यक्तियों को कर्म ही पूजा है ऐसा कहने से रोक नहीं पाएगी, बल्कि हमेशा जब भी व्यक्ति भगवद गीता का पाठ पढ़ेगा तो उसके अंदर कर्म की प्रधानता का भाव आएगा। और एंड उपनिषद में नाम था, और जब उपनिषद लोग पढ़ेंगे, ये सब हमारे माइथोलॉजिकल रिलीजियस बुक्स हैं, तो उपनिषद में क्या होगा? मैन ऑफ थॉट, कि व्यक्ति कैसा होगा? विचारवान होगा। इट मीन्स देयर आर सो मेनी सीरीज ऑफ good thoughts in the Upanishad and people would like to read the Upanishad and they would follow it in their culture and civilization in the coming day। लेखक कहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में लोग उपनिषद को पढ़ेंगे तो अपने विचारों में मैच्योरिटी लाएंगे, और अगर भगवद गीता पढ़ेंगे तो वो जानेंगे कि कर्म ही पूजा है, हमें कर्म करते रहना चाहिए। And the charm and graciousness of the Indian way of life will continue, however affected it may be by the labor saving devices of the West। labor saving devices of the West, यहाँ पर लेबर सेविंग माने परिश्रम को बचत करने वाले। अभी इसके ऊपर पैसे में लेखक ने बताया कि आज हम सभी लोग जो है पाश्चात्य सभ्यता की अनुकरण कर रहे हैं, और कुछ ही दिनों में हम सभी लोग पाश्चात्य संस्कृति के फॉलोअर हो जाएंगे। लेकिन लेखक का जो अपना विश्वास है वो कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता जो है उसका हम पालन किस लिमिट तक करेंगे? जहाँ तक हमारा प्रोग्रेस संभावित होगा, जहाँ हम लोग आउट ऑफ लिमिट होंगे उसको वहीं पर रोक देंगे। तो लेखक का मानना है कि जो परिश्रम को बचत करने वाली तरह तरह की डिवाइसेज, तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, तरह तरह की जो वस्तुएं हैं पश्चिम में लोग प्रयोग में लाते हैं, आज उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को हम सभी लोग भी अपने यहाँ यूज करते हैं। तो लेखक का मानना है कि हमारे भारतीयों का जो चार्म एंड ग्रेसियसनेस ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ, इंडियन वे ऑफ लाइफ, भारतीय जीवन स्तर, भारतीयों के जीवन जीने की जो शैली है वो कैसा होगा? प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों से प्रभावित होगा। विल कंटिन्यू, ये बना रहेगा। लोगों की जो जीवन जीने की शैली है, खान पान है, रहन सहन है, वेशभूषा है, ये सब किससे प्रभावित हो जाएगा? हमारे एंशियंट इंडियन कल्चर से कहीं ना कहीं से इंस्पायर होगा। और हाउ एवर मच अफेक्टेड इट मे बी बाई द लेबर सेविंग डिवाइसेज ऑफ द वेस्ट, पश्चिम की जो तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं, मशीनीकृत जो यंत्र हैं, वो हमारे समय को बचत करने वाले हैं। आगे आने वाले दिनों में हमारा जो मनुष्य है, हमारे देश के जो नागरिक हैं, वो चाहे कितना भी क्यों ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के फॉलोअर हो जाएं, क्यों ना वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करें, लेकिन वो लोग अपनी मर्यादा में रहेंगे, अपने सिविलाइजेशन और अपने कल्चर को नहीं भूलेंगे। मीन्स इट इज द फेथ ऑफ द ऑथर अबाउट द कमिंग जनरेशन दैट इन द फ्यूचर व्हाट एवर स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया में बी, बट द कमिंग जनरेशन would never forget the theme of the ancient Indian culture and civilization. They would be the follower of these cultures and they would like to assimilate themselves in the present culture and civilization। कहते हैं कि वो लोग अपने आप को इस वर्तमान सभ्यता और संस्कृति से मिला करके चलेंगे, वो पूरी तरह से जो है आधुनिक नहीं बन जाएंगे। पश्चिम की जो मशीनीकृत सुविधाएं हैं उनका पालन करने से लोगों के समय की बचत होगी, लेकिन वो अपने संस्कारों, अपने परंपराओं, अपने धार्मिक ग्रंथों का अनादर नहीं करेंगे, ऐसा लेखक का विश्वास है। पीपल विल लव द टेल्स ऑफ हीरोज ऑफ महाभारत एंड रामायण,
कहते हैं लोग जो है रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना नहीं छोड़ेंगे और रामायण और महाभारत के जो नायक और नायिकाएं हैं उनसे लोग प्रेरणा लेंगे, उनके लिए वो प्रेरणा स्रोत रहेंगे, उनको पढ़ करके उनसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। एंड ऑफ द लव ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला, और इतना ही नहीं, जहाँ प्रेम की बात आएगी वहाँ दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की मिसाल दी जाएगी। इसको हमारे आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं कैसे भूल सकती हैं। ये लेखक का विश्वास है कि आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं इन चीज़ों को नहीं भूल सकेंगी, बल्कि वो जो है इनके फॉलोअर बने रहेंगे। एंड पुरुरवा एंड उर्वशी, और इसी तरह से पुरुरवा और उर्वशी का भी जो प्रेम है वो अमर है। तो प्रेम के नाम पर पुरुरवा और उर्वशी, दुष्यंत और शकुंतला जैसे नायक और नायिकाओं की कहानियों को लोग पढ़ेंगे और उनके आदर्शों का पालन करेंगे। द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस विच हैज ऑल टाइम्स प्रिवेडेड इंडियन लाइफ where oppressions, diseases and poverty have not overclouded it, will surely not vanish before the more hectic wage of the West। और लेखक क्या कहते हैं कि द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस, हमारे देश भारत में जो क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस, जो लोगों के अंदर हैप्पीनेस है, जो प्रसन्नता होती है, कैसी है, वो शांत है और बहुत ही संयमतापूर्ण सादगीपूर्ण ढंग से होती है। हैज ऑल टाइम प्रिवेडेड इंडियन लाइफ, इसने हमेशा भारतीय लोगों की जीवन शैली को, प्रिवेडेड माने होता है हमेशा जो है एक्साइटमेंट से, उत्तेजनाओं से भर दिया है, अर्थात उनकी जो जीवन जीने की शैली है वो किससे प्रेरित होती है, प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता से प्रेरित होती है। वेयर ऑपरेशन, डिसीजेस एंड पॉवर्टी हैव नॉट ओवरक्लाउडेड इट, यहाँ तक कि समाज में फैले हुए तरह तरह के जो सोशल इविल्स हैं, बहुत सारे सोशल इविल्स समाज में स्प्रेड हैं, और ये सोशल इविल्स जो है हमारी भारतीय लोगों की सोच को बदल नहीं पाए, और लोग जो है चाहे वो अत्याचार हो, चाहे बीमारी हो, चाहे गरीबी हो, हैव नॉट ओवरक्लाउडेड इट, उन्होंने लोगों की सोच को बदला नहीं। लोग जो है अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति को लेकर के एक्साइट रहे। इट विल श्योरली नॉट वैनिश बिफोर द मोर हैक्टिक वेज ऑफ द वेस्ट, इसलिए ये निश्चित है कि मोर हैक्टिक वेज ऑफ द वेस्ट, पश्चिम की हैक्टिक वेज माने प्रचलित, पश्चिम की प्रचलित बहुत सारी जो संस्कार हैं, बहुत सारी जो परंपराएं हैं, बहुत सारे जो रीति रिवाज हैं, चाहे वो खान पान हो, चाहे रहन सहन का स्तर हो, इसको कितना भी लोग फॉलो कर लेंगे, लेकिन श्योरली नॉट वैनिश, ये हमारे एंशिएंट इंडियन कल्चर को वैनिश माने गायब कर देना या नष्ट नहीं कर सकेंगे, बल्कि हमारे देश के जो नागरिक होंगे वो एंशिएंट इंडियन कल्चर के फॉलोअर होंगे। हो सकता है कि वो लोग समय की मांग के अनुसार अपने आप को पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के अनुसरण करने में लगा दें, उसका पालन करते रहें, लेकिन वो ये नहीं भूलेंगे कि वो एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहाँ की सभ्यता और संस्कृति विश्व में वंदनीय है। ऐसी संस्कृति का वो सम्मान करेंगे और उसके पालन करते हुए जो है उस पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता का अनुकरण करेंगे। तो बच्चों, आपने इस पैरा नंबर 4 का जो है एक्सप्लेनेशन देखा, हिंदी देखा, और आज हम सभी लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। वेल चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द रेफरेंस ऑफ दिस पैसेज। दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द हेरिटेज ऑफ इंडिया रिटन बाय ए.एल. वासम। इसके कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे, इन दिस पैसेज द ऑथर हैज डिस्क्राइब्ड हिज फेथ फॉर द कमिंग जनरेशन एंड ही is very hopeful that the Indians would never be disobedient for the ancient Indian culture and civilization, but they would like to respect and follow it। अब इसके बाद हम लोग इस पैसेज का एक्सप्लेनेशन करेंगे बच्चों। नाउ बी सीरियस and listen to me।
आपका एक्सप्लेन जो है हिंदू सिविलाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होगा और मोर हैक्टिव वेज ऑफ द वेस्ट यहाँ तक का रहेगा। तो आप सभी लोग ध्यान से इसको देखेंगे और इसको अपनी नोटबुक में राइट करना है। हिंदू सिविलाइजेशन विल बी रिटेन इट्स कंटिन्यूटी। हियर इन दिस पैसेज द राइटर इज very hopeful for the Hindu civilization and culture. He says that in the coming days, when the Indian may be completely the follower of the Western culture and civilization, at that time the Hindu civilization would try to maintain its continuity because Hindu civilization is great and unique. It will try to maintain its continuity. The reason is that there are so many books in the Hindu civilization and the people like to read it, like to worship the god and goddess, like to follow their characters and traits in their life. So, it is the faith of the author that in the coming days, the mythological books like Bhagavad Gita and Ramayana, all these books also be read by the people. They would not deny it, but they would try to read it with honor and respect. The Bhagavad Gita will not seek to inspire men of action. As we know that Bhagavad Gita is based on the action. It says that work is worship and it would like to prepare the men of action. It is the theme of Bhagavad Gita that the man should be prepared for the action and always believe in the work and never in the result. It is the motto of the Bhagavad Gita and this motto will not be seized by the coming generation, but whenever they would read this book, they would follow this motto written in the Bhagavad Gita. And in the same way, whenever we go on the Upanishad is also the very great and unique religious book of Hindu culture. The Upanishad teaches us the man of thought. It brings the perfection in the thoughts and ideas. When the men are involved in reading the Upanishad, they become the men of thought. So, it is the feeling of the author that Bhagavad Gita will prepare the men of action and Upanishad will prepare the men of thought. These religious books would create the seed of continuity in the mind of the coming generation. Then how could the ancient culture and civilization will disappear from our country? It is impossible. The charm and graciousness of the Indian way of life will continue. The poet says that the charm and the attraction of the Indian way of life, the Indian lifestyle is very unique and it is followed by the other cultures and civilization. So he said that charms and attractions of the Indian way of life will not be disturbed by the Western culture. It would always be unique and special in their standard. However much affected it may be by the labor-saving devices of the West. Here, the author is in the positive way. He said that nowadays it is the period of the computer and machine. So the people are going on and on to follow the mechanical things, and there are so many devices in the West which are labor saving devices, and it may be the coming generation would be the follower of the labor saving devices of the West, but in spite of this they would never forget the theme of the ancient Indian culture and civilization. The labor saving devices would help them to minimize the work, to make the load of the work less.
but they would never make less the theme and base of the Indian culture and civilization. It is sure that the labor-saving devices are only used for saving the time and energy, not for disturbing the ancient Indian culture's elements. So he said that in the coming days, the generation of India may be the follower of the Western culture because they would like to do their work in very short time, but their base would be in the ancient Indian culture. People will love people will like the love of heroes of Mahabharata and Ramayana. He again goes on continuing the description of the mythological stories and books. The writer said that Ramayana and Mahabharata are the most religious and famous books of the Hindu culture and civilization. And this is the tradition of our Hindu culture that everybody likes to read these books with great respect and honor. And people would like to read these books and they would like to follow the characters of the Ramayana as well as Mahabharata. And of loves of Dushyanth and Shakuntala. Not only this, here are the stories of the lovers also. In the category of the lovers, Dushyanth and Shakuntala, Purva and Urvashi are famous. They have become the symbol of the true love. So the author said that the love stories of Dushyanth and Shakuntala, Purva and Urvashi also be read by the coming generation. They would never forget the true love of Dushyanth and Shakuntala, Purva and Urvashi. The quiet, gentle happiness which is all time pervaded Indian life. The main thing, the special quality of Indian culture is its gentleness, its peacefulness. So the author said that the Indian way of life is full of the gentleness, full of the peacefulness, and it would be followed by the coming generation. Indian life where oppression, disease and poverty have not overclouded it. He said, from time to time, it may be there come the calamities in our lifestyle. The oppression, the disease, the poverty may not affect the Indian way of living, but they would like to follow the base of their life. Surely not vanish before the more hectic ways of the West. And in the last of the passage, the author wants to explain that, however, courage may be of the modern Western culture in our Indian generation, but they would never forget the base of their country, because the ancient culture and traditions are intermingled in their traditions and regulations. So they would never forget these ancient things, and either they would be involved to follow the most famous Western culture and civilization to save the time and to save the energy, but they would also always remember the ancient culture, which is full of the rules and regulations for the unique lifestyle. Well, children, this is the expression of the fourth passage. So, children, you have to write this passage in your notebook, and we will meet again in my next video. Thanks. Have a nice day.